बच्चों 2021 का ये इको का पेपर है और इसको सॉल्व कर रहा हूँ हम लोग। ये ग्रुप ए है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बोला बजट लाइन आपका शिफ्ट होगा लेकिन वो पैरेलल नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं बजट लाइन, क्योंकि ये 2019 में भी आया है। ये हमारा बजट लाइन है। बजट लाइन जो है वो 2 तरीके से होती है। बजट लाइन शिफ्ट करता है। अब बजट लाइन के शिफ्ट करने में दो वजह होती है। एक होती है इनकम और एक होती है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जब बजट लाइन इनकम के चलते चेंज होगा तो उसका लाइन होगा हमेशा पैरेलल। तो इनकम के चलते जब भी बजट लाइन शिफ्ट होगा पैरेलल, तो उसको हम कहेंगे इनकम के चलते हो रहा, कंज्यूमर के। और एक है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी में यहाँ गुड्स एक्स है, यहाँ गुड्स वाई है और यहाँ पे गुड्स एक्स है। और ये मेरा बजट लाइन है ए और बी। गुड्स एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है, यह देखो ए वाला पॉइंट सेम है, बी वाला पॉइंट चेंज हो गया। या कभी कभी बी का पॉइंट सेम होगा, ए का पॉइंट चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं नॉट पैरेलल। तो अगर बजट लाइन पैरेलल है तो इनकम होगा, नॉट पैरेलल है तो प्राइस होगा। इसका मतलब इसमें प्राइस चेंज हो रहा। पैरेलल में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है और इनकम चेंज होगा। और नॉट पैरेलल में प्राइस रेशियो चेंज होगा, इनकम कांस्टेंट होगा। तो यह बजट लाइन नॉट पैरेलल है। अगर बजट लाइन नॉट पैरेलल है तो हम लोग यहाँ आएंगे, प्राइस के ऊपर प्राइस चेंज होगा, प्राइस रेशियो सेम नहीं, प्राइस रेशियो वेरी, हाँ ये वेरी होगा लेकिन इनकम कांस्टेंट है, इनकम चेंज नहीं होगा। इनकम प्राइस बोथ वेरीज, नहीं दोनों चेंज नहीं होगा, इनकम कांस्टेंट होगा। तो हमारा बी आंसर है, प्राइस रेशियो चेंज होगा। कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कौन बताता है, मार्शल कार्डिनल बताता है और हिक ऑर्डिनल बताता है। आइए यहाँ पर ही थोड़ा सा हम लोग बात कर ले, याद भी हो जाएगी आप लोग को। यूटिलिटी अप्रोच, इस पे हमने कंज्यूमर बिहेवियर पे बाकायदा वीडियो बनाया है। 2 तरह के अप्रोच है बच्चों, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल अप्रोच।
कार्डिनल अप्रोच जो है, कार्डिनल अप्रोच, इनके जन्मदाता है मार्शल। मतलब इस अप्रोच को मार्शल ने बनाया है। इस अप्रोच को मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। इस मेथड में यूटिलिटी का मेजरमेंट नंबर में किया जाएगा। जिसको हम लोग यूटिल कहते हैं। इनके फादर हिक, इनको इनडिफरेंट कर्व अप्रोच बोला जाएगा। और इसमें यूटिलिटी का मेजरमेंट होगा रैंक में। अब बच्चों कह रहा है कि दो कमोडिटी और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपको बताए थे कॉम्प्लीमेंट होने से एल सेप्ट होता है, एल सेप्ट। आपके सामने टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। दो यूनिट का क्या बोल रहा है? फाइंड द आउटपुट ऑफ 2 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। फाइंड द आउटपुट ऑफ 2 यूनिट, यानी कि इसका हमको निकालना है 2 यूनिट का। तो टोटल प्रोडक्ट, पहले तो यह 0 है, 100 से 0 गया 0। तो यहाँ अगर 80 है बेटा, तो यहाँ इसमें इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 180। क्योंकि अगर यह 80 आया है बच्चों, तो यहाँ 100 में 80 जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। बच्चों 2 यूनिट का निकालने बोल रहा टोटल प्रोडक्ट, तो 180 आएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ 100 है और हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? नीचे से ऊपर वाले घटाकर। तो ऊपर में 100 है, अगर इधर 80 है तो इसमें 80 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 180। अब देखो 180 में 100 घटाओ तो 80 आ जाएगा। प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राई टू प्रोड्यूस इन, प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा सामान तैयार करना कहाँ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो बच्चों हम लोग बोलेंगे सेकेंड। सेकेंड जो है वो प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है, सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज।
इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज और इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये मार्जिनल प्रोडक्ट। बच्चों पहला स्टेज में देखो इंक्रीज हो रहा, पहला स्टेज इंक्रीज हो रहा, दूसरा स्टेज में बढ़ने का रफ्तार कम हो गया, यहाँ से घूम गया। ये सेकेंड स्टेज है, जहाँ पर आप आकर बढ़े नहीं, यहाँ के रुक गए, ये आपका मैक्सिमम हो गया। और ये थर्ड स्टेज। तो आप ये बताइए, अगर आप प्रोड्यूसर है तो आप प्रोडक्शन कहाँ तक रखोगे? खाली यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद से तो प्रोडक्ट क्या हो रहा, फॉल हो जा रहा। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे। अगर प्रोडक्शन रखेंगे तो कहाँ से रखेंगे? फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज। तो हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि वो अपना प्रोडक्शन सेकेंड स्टेज तक करे, क्योंकि थर्ड स्टेज में टीपी का हो जाती है, फॉल हो जाती है और एमपी नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए सेकेंड स्टेज। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होता है, मिनिमम पॉइंट जो होती है शॉर्ट रन का, उसको क्या वो टच करता है? यस। क्या ये ऑलवेज करेगा? ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो आइए ग्राफ देखते हैं। बच्चों लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हम बनाते कैसे हैं? पहले हम लोग प्रोडक्शन लेते हैं, हेलो बच्चों, ये जो हमारा जो कर्व है ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ये एक्चुअली ये बच्चों मशीन का है। फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन, फोर्थ मशीन, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सबका मिनिमम पॉइंट जो है नीचे वाला, इस सब को जोड़ते हुए वो आगे जाएगा, इसी को बोलेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों यू शेप कर्व। यहाँ लिख दे रहे हम, एलसी हमेशा यू शेप्ड होगा, इसको इनवॉल्व कर्व भी बोलते हैं। इसको इनवॉल्व कर्व भी बोलते हैं, इसको प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है बच्चों, वो टेंजेंट होता है, वो टच करता है मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन। बात तो सही है बच्चों, मिनिमम पॉइंट देखो सबका वो टच करके बना है। क्या वो ऑलवेज टच करता है या नेवर, या ओनली द मिनिमम पॉइंट ऑफ इट ओन? बेटा ये सी नंबर होगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ इट ओन। जाने कि ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है ये इसका अपना मिनिमम पॉइंट बन गया, और इसी मिनिमम पॉइंट को टच करके जाएगा कौन? एसी कर्व। इसीलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होता है इसका अपना मिनिमम पॉइंट होता है। कौन स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट?
आपसे बोलना कौन इसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर नहीं होती है। एक प्राइस इन फ्लेक्सिबिलिटी, यस प्राइस चेंज नहीं होता है, देखो इन है, यस प्राइस कांस्टेंट होता है, रिटर्न टू स्केल भी कांस्टेंट होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यस ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंट्री और एग्जिट दोनों ही पॉसिबल है। At the point of equilibrium, the marginal cost curve of a perfect competition firm must be, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिवली स्लोप या पॉजिटिवली स्लोप, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे, फिर एक बार बता रही, बार बार दे रहा बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका एक डिमांड कर्व होता है, जिसको हम लोग प्राइस कर्व भी बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, और इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसी के नीचे से मार्जिनल कॉस्ट कर्व काटते जाता है। ये देखो पॉजिटिव है, हमेशा ऊपर की तरफ जाता है ये, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मार्जिनल कॉस्ट को ही बोलते हैं सप्लाई कर्व। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट को ही सप्लाई कर्व बोलते हैं। अपवर्ड पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, गलत। अपवर्ड पोर्शन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अबव द मिनिमम ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, गलत। अपवर्ड पोर्शन ये भी गलत, ये सही है बच्चों, सी नंबर सही होगा। काहे कि इसमें लिखा हुआ अपवर्ड पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के हमेशा ऊपर होना चाहिए सप्लाई कर्व, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपको मालूम है शट डाउन पॉइंट होता है बच्चों, इसीलिए सी होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द टू कमोडिटी इज पॉजिटिव, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों कमोडिटी का पॉजिटिव हो तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ टी है, यहाँ कॉफ़ी है और यहाँ टी है, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा तो कॉफ़ी का कंज्यूमर किधर जाएगा, टी के तरफ जाएगा, तो टी का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो इसका प्राइस बढ़ रहा तो टी का डिमांड बढ़ रहा, दोनों का देखो नेचर क्या हो रहा, सेम, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव बोला है बच्चों। अब पॉजिटिव होने से सब्स्टिट्यूट गुड्स, और नेगेटिव होता तो बच्चों हम लोग कहते हैं नेगेटिव में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बी में आते हैं बच्चों, हमको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिफर्ड टू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिफर्ड टू चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम, नहीं, प्राइस होगा सिर्फ। चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू सब्स्टिट्यूट, नहीं। चेंज इन डिमांड फॉर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नहीं, नन ऑफ द अबव। डिमांड के ऊपर, तो डिमांड को चेंज होने का 2 वजह, एक है चेंज इन डिमांड, ये आप लोग को पढ़ाए थे हम, कॉपी खोल के देखिएगा, और एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ होगा प्राइस, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी,
बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट होगा, इसी के चलते चेंज होगा। और इसमें अगर डिमांड चेंज होगा तो वो होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, इनकम, ये चेंज इन डिमांड में आएगा। और यहाँ पर ही जो है यहाँ पर भी जो है वो प्राइस है, लेकिन ये प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इसलिए नहीं आएगा। यहाँ आएगा प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉमोडिटी। तो नन ऑफ द अबव। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन इसमें सही नहीं है? प्राइस इलास्टिसिटी अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व vary from 0 to infinity. Demand curve is horizontal. The price elasticity of demand should be 0. The demand curve shifted to right if the income of the consumer rise. अब इसमें हमको बताना है नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। देखो सही बहुत जन है, बहुत जन सही नहीं है। आइए हम देखते हैं। Price elasticity of demand along the straight line demand curve from 0 to infinity. आप पढ़े थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारी ए बी लाइन है। तो कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा 0 टू इन्फिनिटी। बात सही है। ये वाला लाइन 0 हो गया और ये वाला लाइन इन्फिनिटिव हो गया। यहां पर इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। और ये वाला लाइन को बोलेंगे 0। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटिव से 0 लाइन तक वेरी करता है। जब वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा तो द डिमांड का हॉरिजॉन्टल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी 0। अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाए, अगर डिमांड का हॉरिजॉन्टल हो जाए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी 0 नहीं, क्योंकि प्राइस तब वो हो जाएगा इन्फिनिटिव, उसका वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। कैसे? आपको याद होगा प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, क्वांटिटी में चेंजिंग हो रहा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी है। प्राइस 10 है, प्राइस 10 है, क्वांटिटी 20 और 30। तो प्राइस में अगर हम चेंज निकालें तो प्राइस का चेंजिंग 0 होगा, 10 माइनस 10। और क्वांटिटी का चेंजिंग होगा कितना? 30 माइनस 20। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला आप जानते हो बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बटा में चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड 10 है, प्राइस 0। अगर हम डिवाइड करें तो इन्फिनिटिव होगा। तो इसीलिए ये वाली जो लाइन है बच्चों हम लोग के सामने, ये वाली जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें 0 नहीं होगा, बाकी सब सही है। चार्ज में नहीं है। हाँ तो वो वाला उसमें भी तो चार्ज नहीं है, इसमें भी तो चार्ज नहीं है। देखो अब चलाओ, अब चलाओ। बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू पॉजिटिव में है।
तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर ले क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो उसे कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्रॉस इलास्टिसिटी का डिमांड का वैल्यू अगर जीरो है तो उसे कहेंगे नॉर्मल गुड्स। तो ये दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा देता है बच्चों। तो यहाँ वैल्यू मत देखो, ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो बेटा हम लोग कहेंगे एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बच्चों यहाँ बोल रहा फाइंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा किसका, प्रोडक्ट का। तो यहाँ आउटपुट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, ये होगा प्राइस और ये होगा मेरा टोटल प्रोडक्ट। आपको याद होगा टोटल प्रोडक्ट निकलता है P इंटू क्यू। तो यहाँ टोटल रिवेन्यू दिया हुआ, टोटल रिवेन्यू निकलता है P इंटू क्यू। तो यहाँ 0 दिया हुआ है, 30 60 90 120 150। तो हमको प्राइस निकालना है। तो जब हम इसको निकालते थे तो इंटू करके, अब हमको प्राइस निकालने के लिए डिवाइड करना होगा। 0 को 0 डिवाइड करेंगे तो 0 प्राइस होगा, यहाँ कोई प्राइस नहीं है। 1 को डैश दे देते हैं, 1 को 30 से डिवाइड करेंगे 30, 30 को 60 से, 2 को 60 से, 3 को तो प्राइस जो है बच्चों वो 30 है। बच्चों देखो ध्यान से, ये वाला को इससे इंटू करेंगे तो ये निकलेगा। तो अब अगर इसमें से हम डिवाइड कर दे Q को तो P निकल जाएगा, इसीलिए हम Q से इसको डिवाइड किए तो 30 आया। फिर 2 को 60 से डिवाइड किए तो 30 आया, क्योंकि 60 इससे मल्टीप्लाई करके आया था। तो प्राइस जो निकला वो 30 है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर टिक मारेंगे, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 30। यहाँ टोटल कॉस्ट का कोई मीनिंग नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मुताबिक वेरिएबल फैक्टर को हम लोग इंक्रीज करेंगे और कैपिटल को फिक्स रखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का वो क्या होगा, पहले बढ़ेगा और तब जाकर घटेगा। राइट, पहले वो बढ़ेगा तब जाके घटेगा, लगातार बढ़ेगा नहीं, सेम होगा नहीं। आइए देखते हैं। बच्चों ये हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट होता है जो सबसे पहले बढ़ता है, बढ़ने के बाद तब जाके यहाँ से फॉल होता है। तो पहले इंक्रीज होता है तब जाके डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज।
लोकस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो लोकस पॉइंट होता है, जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होने से प्राइस जो है कांस्टेंट है, तो उस वक्त उसको एक्सपेंशन पद बोलेंगे नहीं, रिजिड लाइन बोलेंगे नहीं। तो यही दोनों बोलेंगे बच्चों, क्या कि एक्सपेंसेस पद और रिजिड लाइन ये आता प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर के लिए नहीं आता। कंज्यूमर के लिए आता आपका जाकर बच्चों ये दोनों कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व में प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ हमसे बोल रहा है इनकम चेंज हो रहा, प्राइस कांस्टेंट है, तो इनकम कंजम्पशन कर्व सी। आइए इसको नोट बना के लिख ले, इनकम कंजम्पशन कर्व। वर्सेस प्राइस कंजम्पशन कर्व, आईसीसी, पीसीसी। इसमें इनकम है कंज्यूमर का चेंज होगा, लेकिन प्राइस जो होगा कांस्टेंट होगा। तो यह बजट लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। इसमें बच्चों प्राइस जो है, प्राइस चेंज होगा। इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इसमें कांस्टेंट रहेगा। बजट लाइन is not parallel. अब ये कभी भी आए बच्चों, आप आराम से कर लोगे। Producer state a point of iso cost line where marginal product is 6, MPK 30, W इतना, R इतना। आपसे पूछ रहा है what will the producer do to attain the equilibrium, उसको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना होगा। पहली बात है लेबर है 6 और कैपिटल है 30, वेजेज है 12, इंटरेस्ट है 84, तो लेबर और कैपिटल दोनों को बराबर करना होगा। तो यहाँ 6 है और यहाँ 30 है, तो हमको लेबर को बढ़ाना होगा और कैपिटल को कम करना होगा। तो आंसर होगा ए।
क्योंकि इन दोनों का रेशियो में देखो, लेबर की रेशियो कम है और कैपिटल की रेशियो ज़्यादा है, इसकी रेशियो बढ़ानी होगी। तो कैपिटल, लेबर एम्प्लॉय करेंगे, कैपिटल कम करेंगे। आपसे कह रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट बताओ 50 यूनिट का और एवरेज कॉस्ट बताओ 100 यूनिट का। तो पहला बात है, इसमें यूनिट ऑफ फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर है, यूनिट ऑफ फैक्टर फिक्स है। तो अगर फिक्स आ गया बच्चों तो आपको मालूम है फिक्स आने से शॉर्ट रन, तो ये बच्चों शॉर्ट रन है। पहली बात है बच्चों, ये वाली जो नेचर बोला है कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे ये शॉर्ट रन है। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, क्योंकि शॉर्ट रन में आपको मालूम है फिक्स और वेरिएबल दो तरह के फैक्टर होते हैं। तो यहाँ फिक्स हमको देखा गया बच्चों, देखो यहाँ 200 200 200 200 हम लोग का एक मिल गया। बोला एवरेज कॉस्ट निकालो 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट का एवरेज कॉस्ट बोलना निकालिए हमको। सौ यूनिट का, ये हमारा 100 यूनिट है और टोटल कॉस्ट हम लोग को देखना पड़ेगा। प्राइस पर यूनिट देखो कितना है यहाँ, तो पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल दें। टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलकर बनता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स वाली हमारी कॉस्ट है बच्चों 500, पहले हमको कॉस्ट निकालने बोलना बच्चों, टोटल कॉस्ट 50 यूनिट का। तो पहले हम 50 यूनिट का यहाँ निकाल देते हैं। ये हमारी 50 यूनिट है। 50 यूनिट में प्राइस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर 200 और फिक्स फैक्टर 500। बच्चों टोटल कॉस्ट 50 यूनिट का निकालना है, जिसमें हमको फिक्स कॉस्ट चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट देखो बच्चों 500 500 करके दिया हुआ, लेकिन दिया है पर यूनिट, एक यूनिट का दिया है बच्चों। और आपका जाके यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर कितना है 3। वेरिएबल दिया हुआ है बच्चों 200 और ये दिया हुआ है वेरिएबल फैक्टर कितना है 5। तो 2500। हमको बोला एवरेज कॉस्ट निकालो 100 यूनिट का। अब बच्चों 100 यूनिट का मांग रहा है एवरेज कॉस्ट, 100 यूनिट का मांग रहा है एवरेज कॉस्ट।
तो 100 यूनिट का एवरेज कॉस्ट के लिए पहले हमको निकालना होगा टोटल कॉस्ट, फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स 500 है, और फैक्टर है 3 फिक्स का, वेरिएबल है 200, लेकिन यहाँ फैक्टर देखो 100 वाला में 10 है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 1500 और ये आपका 2000, अगर जोड़े तो 3500। अब हमको मांग रहा है एसी। एसी निकालने के लिए टीसी और डिवाइडेड बाय क्यू, और क्यू यहाँ 100 यूनिट है प्रोड्यूस आउटपुट। तो हम लोग का पहला है शॉर्ट रन मिल गया 2535 ए। बोला शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होगा वो बताओ। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, आपको तो मालूम है ये आपका प्राइस होगा, ये आपका एवरेज रिवेन्यू होगा, ये आपका मार्जिनल रिवेन्यू होगा। यही तो मिनिमम दे दिया एबीसी, नहीं तो ग्राफ बता के दिखा देते आपको। शट डाउन जाएगा मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, या जहां पर आपका प्राइस बराबर का हो जाएगा एबीसी, या प्राइस बराबर भी हो सकता है या एबीसी से कम होता है, इसका मतलब शट डाउन। Average product of variable factor is positive but falling, then एवरेज प्रोडक्ट जो है वेरिएबल फैक्टर का पॉजिटिव है और फॉल भी हो रहा, तो उस वक्त बताइए क्या होगा। आइए देखते हैं। ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। पॉजिटिव बट फॉलिंग, वेरिएबल फैक्टर जो है पॉजिटिव भी है और फॉलिंग भी हो रहा है, पॉजिटिव भी है और फॉलिंग भी हो रहा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहला स्टेज में क्या होगा, हम लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव और फॉल होगा। तो कौन स्टेज में, देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, इसमें ये राइज हो रहा, सेकेंड में फॉल हो रहा और थर्ड में फॉल हो रहा। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जिसमें होगा वही करेंगे, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट है नहीं, खाली सेकेंड है नहीं, फर्स्ट और थर्ड है नहीं, सेकेंड और थर्ड है तो डी। 21 में कह रहा मार्जिनल कॉस्ट में कौन सा इनकरेक्ट पॉइंट है। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में एक बार हम ग्राफ बना लें, ध्यान से देखिएगा। ये एसी है, ये एबीसी है, ये एसी का मिनिमम पॉइंट है, ये एबीसी का मिनिमम पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को टच करके जाएगा कौन, एमसी कर्व।
एमसी हमेशा इन दोनों का मिनिमम पॉइंट से ही गुजरेगा। किसका? एसी और एबीसी का। तो एमसी पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, यस, इसका मिनिमम पॉइंट से गया। एमसी पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हाँ ये भी सही है, अभी तक गलत नहीं मिला। टोटल कॉस्ट राइज एट द इंक्रीज रेट, द एमसी इज अपवर्ड स्लोपिंग, यस। जब आपका टोटल कॉस्ट बढ़ता है तो एमसी भी बढ़ता है, एकदम सही है। टोटल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, मार्जिनल कॉस्ट यू सेव, गलत। पहला बात है टोटल कॉस्ट तो स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं और ऑरिजिन से होगा नहीं। क्या बच्चों आपको याद होगा? क्या टीसी जीरो से हो सकता है? तो आंसर होगा नो। वाई? क्योंकि अगर टीसी जीरो होगा तो इसका मतलब फीस कॉस्ट भी जीरो हो गया, तो फीस कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता। टीसी हमेशा बच्चों टीसी हमेशा ड्रॉ होता है बच्चों वाई एक्सिस से। ये हमारा फिक्स कॉस्ट होता है और टीसी बच्चों इसी से ड्रॉ होता है। ये मेरा टीसी होता है जो वाई एक्सिस से ड्रॉ होता है, जीरो से नहीं। इसीलिए आपका आंसर होगा डी। ये स्टेटमेंट गलत है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टाइप्स ऑफ डिसीजन फर्म हैज टू मेक द डिफरेंट इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन। पुल फर्म का डिसीजन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के मुकाबले अलग होता है। Which of the following is an example of perfect in the short run? Price change, buy for the product, whether or not to enter into exist the industry, very important. शॉर्ट रन में एंट्री नहीं होगी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंट्री और एग्जिट जो होती है बच्चों, एंट्री और एग्जिट वो हमेशा होती है लॉन्ग रन में। इसीलिए लॉन्ग रन में कमाया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। शॉर्ट रन में आप एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते हैं। यही बेसिक डिफरेंट है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू क्या होगा? तो इसके लिए एक सवाल बनाते हैं और दिखाते हैं आपको हम। बच्चों इन लोग के बीच एक रिलेशन होता है MR इजिकल टू AR 1 - 1/E। ये एक फार्मूला होता है बच्चों जो रिलेशन बताता है मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। इस सवाल में कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान 1 है। जीरो आ जाएगा बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर जीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका ग्राफ याद होगा। ये है हम लोग का TR,
और ये हम लोग का एम आर है। अगर यहाँ पर एम आर 0 हुआ तो टी आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो बच्चों सी नंबर। अब बच्चों ये फार्मूला नोट कर लेना, एम आर बराबर ए आर 1-1/E। ये फार्मूला पे सवाल आता है बच्चों। डिमांड इज परफेक्ट इन इलास्टिक एंड द सप्लाई कर्व इज नॉर्मल। सरकार अगर टैक्स लगा दे तो क्या होगा? तो सरकार अगर टैक्स लगा दे तो टैक्स का पूरा बर्डन कौन सहेगा? कंज्यूमर सहेगा, प्रोड्यूसर सहेगा या प्रोड्यूसर? भैया टैक्स हमेशा कंज्यूमर सहता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस है 10 रुपया, मार्जिनल कॉस्ट है 2Q8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट? अच्छा, MC बराबर 2Q-8। आपसे पूछ रहा हूँ इक्विलिब्रियम आउटपुट बताइए। As we know that इक्विलिब्रियम की बात करें अगर हम, तो बच्चों ये ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ से हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन में तो मालूम है P बराबर होता है AR बराबर होता है MR। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से काटता है और यही कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आपको मालूम होना चाहिए कि MC बराबर होता है P का, P बराबर होता है एवरेज रिवेन्यू का और मार्जिनल रिवेन्यू का। तो इस सवाल में हम लोग के सामने MC दिया हुआ 2Q-8, लेकिन यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो प्राइस का दिया हुआ, तो हम MC के जगह पे P रख सकते हैं। कल बच्चों अगर एवरेज रिवेन्यू दे दे तो MC के जगह एवरेज रिवेन्यू दे दोगे, और प्राइस है 10। 2Q-8, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 18। 2 से काटो तो Q का मान कितना आ जाएगा? 9। तो हम लोग सड़क देना बोलेंगे सर 9।